तो चलिए बेटा लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग क्लास जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर बेस्ड कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आपको पता है सीबीएसई इस बार भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो है सेट कर रहा है और मोर देन 50% क्वेश्चंस जो है वो सीबीक्यू बेस्ड रहेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से ही आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने लग जाए, इनसे गो थ्रू होने लग जाए, ताकि एंड ऑफ द ईयर हम काफी सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो लगा लें और हम एग्जाम वाले दिन इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकें। इससे पहले 2 चैप्टर्स की जो है मैंने कॉम्पिटेंसी सीरीज के अंदर वीडियोस बना रखी है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है और चैप्टर 2 जो आपका एसिड बेस सोल्ट है, उनकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वहां से जाकर के चेकआउट जरूर करना। और अब जो है हम बात कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल की। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये मैंने लिया है एक्सेप्शन से। मेटल एंड नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं उनके बिहाफ पर कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। और बहुत ही शानदार मैं क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सेलेक्ट कर करके इस पीडीएफ के अंदर अटैच किए हैं। तो हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले आप रीड करना, उसके बाद में वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस के आंसर लगाने की कोशिश करना, और फिर अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वीडियो को कंटिन्यू करके उनका आंसर देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें ये पूछा है कि एक आपको नॉन मेटल बताना है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। सोचो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। काफी सारे बच्चों ने कहा मरकरी, बट बेटा जहां आपने मरकरी बोला वहीं आपका आंसर रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपने ये देखा ही नहीं कि बेटा इस बार हमें मेटल नहीं एक नॉन मेटल पूछा है, और नॉन मेटल की कैटेगरी में हम लिखते हैं ब्रोमीन को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रोमीन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इस बार आपको ये बताना है कि एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। तो यहां आप बोलोगे इसका आंसर होगा आपका मर्क्यूरी। ए मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एक ऐसा मेटल जो कि हीट का पुअर कंडक्टर है। सोचो ऐसा कौन सा मेटल होगा जो हीट का पुअर कंडक्टर। जनरली मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं, बट एक ऐसा मेटल जो कि हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता, इसका आंसर होगा बेटा लेड। देन फोर्थ क्वेश्चन, ए मेटल विच इज इजीली कट विद अ नाइफ। एक ऐसा मेटल जिसको हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं, यानी कि वो इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि उसको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो जनरली हम ये देखते हैं कि मेटल्स हार्ड होते हैं, बट बेटा जो आपका पोटेशियम है एंड सोडियम है, पोटेशियम एंड सोडियम वो मेटल्स हैं जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस बार आपको एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जनरली हम ये देखते हैं कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर माने जाते हैं, बट यहाँ पर हमसे गुड कंडक्टर पूछा है। तो बेटा इसमें सोच करके देखो क्या हो सकता है, कोई नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे। तो काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। तो बेटा इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं। अब एक बार आप क्या करो, वीडियो को यहीं पर पॉज करो और सारे क्वेश्चंस एक एक करके आप बारी बारी रीड करो और उनके आंसर्स अपने मन में सोचो। उसके बाद में सीधा मैं इनके एक साथ आंसर जो है वो रिवील करूंगा। आप सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करो, उसके बाद में 7, 8 मैं आपका काउंटडाउन स्टार्ट करता हूं 5 सेकंड के लिए। आपको वीडियो पॉज करके आराम से सोच सोच करके इनका आंसर देना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब देखो इनके मैं सबके एक साथ सीधे आंसर दिखाने वाला हूं आपको। ये देखिए हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा नॉन मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा वो है ब्रोमीन। एक ऐसा मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा वो है मरकरी। ठीक है, इसी तरीके से एक ऐसा मेटल जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है वो है लेड। एक ऐसा मेटल जिसको हम इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से वो है हमारे सोडियम एंड पोटेशियम। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन हमने पढ़ा कि एक ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और गुड कंडक्टर माना जाता है वो है ग्रेफाइट। अब सुनो, सिक्स्थ क्वेश्चन से हम कर रहे थे, ए नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल विच इज लस्टरस लाइक मेटल्स, जो कि चमकता है। लस्टर वाला मतलब होता है शाइनी प्रॉपर्टी जिसमें हो, शाइनिंग अपीयरेंस। तो एक ऐसा नॉन मेटल जो कि मेटल्स की तरह लस्टरस है वो है बेटा आपका आयोडीन। देन उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सेवंथ में कि एक ऐसा नॉन मेटल
जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस माना गया है वो होता है बेटा डायमंड। अब देखो ये जो हमने 7 क्वेश्चन करे, ये 7 क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे, वरना आपके स्कूल में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं वहां भी देखे होंगे, पर नीचे के जो 3 क्वेश्चन हैं वो शायद आपने बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। 8th क्वेश्चन सुनना क्या है। ए मेटल दैट मेल्ट्स ऑन आवर पाम, एक ऐसा मेटल जो कि हमारे हथेली पर रखने से ही मेल्ट हो जाएगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि जस्ट उसको हम अपने पाम पर रखेंगे और वो मेल्ट हो जाएगा, वो है बेटा गैलियम। अब ये एक्सेप्शन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट गैलियम इज द ओनली मेटल दैट मेल्ट्स ऑन आवर पाम। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखो, ए मेटल दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आता है आपका बेटा बिस्मिथ। इसको भी आप स्टार मार्क करना कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, बट एक ऐसा मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर माना गया है उसको हम बोलते हैं बेटा बिस्मिथ। देन उसके बाद में है 10th क्वेश्चन, ए मेटल विच इज नॉट मैलिएबल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। एक ऐसा मेटल जो कि मैलिएबल नहीं है बेटा, इनके अंदर हम नाम लिखते हैं जिंक का और लेड का। ये जो मेटल्स होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, इनकी हम थिन शीट नहीं बना सकते। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो भी मेटल्स हैं वो आपके मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, उनको हम थिन शीट में और वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वहां पर जिंक और लीड ऐसे दो मेटल्स हैं जिनको हम मैलिएबल कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं बिटन करने पर। तो उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और एंड के जो 3 क्वेश्चंस है वो आप उसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें लिखा है गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको रीजन बताने हैं। देखो थोड़ा सा आपको मैं बताऊं, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस ज्यादा इंक्लूड करे थे और बच्चों का रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा आया था, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको एक साथ जब आप असर्शन को पढ़ते हो, रीजन को पढ़ते हो, तो उसमें काफी सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और चीजें सीखने को मिलती है। बट जब मैंने गिव रीजन वाले क्वेश्चंस को देखा तो मुझे लगा कि असर्शन और रीजन में जितना हमें सीखने को मिल रहा है, जितने कंसेप्ट हम क्लियर कर पा रहे हैं, उससे कुछ ज्यादा कंसेप्ट हम गिव रीजन वाले कैटेगरी में कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इस क्लास में गिव रीजन वाले क्वेश्चंस ज्यादा रखे हैं। ऑल द वे मैंने असर्शन रीजन भी रखे हैं, और आप जब जो आपके सेकंड चैप्टर की और फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखोगे तो वहां पर आप देखोगे कि मैंने केस बेस्ड क्वेश्चंस रखे हैं, मैंने हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन को इंक्लूड करा है। मतलब टोटल आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल का जो क्वेश्चन बनता है वैसा क्वेश्चन मैं लेकर के आने की कोशिश करता हूं। तो देखो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को और फिर आप बताना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं ये। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम कैप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो एनसीईआरटी में भी है, तो हाँ मैं भी बोलता हूं कि ये वाला क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, एनसीईआरटी से ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में इमर्ज करके यानी कि डिप करके क्यों रखा जाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा बेटा कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर हम इनको ओपन में रख देंगे तो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फायर कैच कर लेंगे। सो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वी नीड टू कैप्ड इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। तो जरूरी ये हो जाता है कि इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखें ताकि ये फायर को कैच ना करे और रिएक्शन ना कर दे। तो उम्मीद करता हूं शायद आपको आंसर समझ में आया होगा और इसका लिखने का जो है वो जरूरत मुझे नहीं होगी इसके आंसर को, कि सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इफ दे आर kept in open they reacts with atmospheric gas and catches fire. To prevent that situation we need to put them in kerosene oil। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि why do ionic compounds have high melting point। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने वो आयोनिक कंपाउंड का जो आपका टॉपिक था वहां से लिया, और मैं ये कहूंगा कि आयोनिक कंपाउंड वाले टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बुक में, क्योंकि इससे हर साल कुछ ना कुछ पूछते ही हैं, चाहे आपका 1 नंबर में पूछे चाहे आपका 2 नंबर में पूछ ले। तो इस वाले टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। और जैसा कि आपको पता भी है सीबीएसई ने इस बार ब्लूप्रिंट चेंज करा है,
पैटर्न चेंज हो चुका है आपके पैटर्न मतलब एग्जाम का, तो जो लेआउट आएगा पेपर का वो थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट आएगा। अगर ये नहीं जानते थे तो शॉर्ट्स मैं बनाता रहता हूँ टाइमली, जो भी अपडेट सीबीएसई रिवील करता है उसके ऊपर, तो चैनल के ऊपर जो शॉर्ट्स वाली कॉलम आते हैं, कैटेगरी आती है, उनके अंदर भी आप जाकर के देखा करो। तो मैं ये कह रहा था कि आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर 1 मार्क्स का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का कैसा भी क्वेश्चन सीबीएसई सेट कर सकता है। जैसे एक यहाँ क्वेश्चन मैंने लिया कि आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ऐसा क्यों है। तो बेटा सबसे पहले आप ये याद करो कि आयोनिक कंपाउंड में हमें क्या बताया गया था। आयोनिक कंपाउंड्स में हमें ये बताया गया था कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आयंस से बनते हैं, और इनमें दो टाइप के आयंस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। अब आप ये भी जानते होंगे कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जब बॉन्ड बनाते हैं तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो लगता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स कंसीडर करते हैं, और अट्रैक्शन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो हम ये कह सकते हैं हमारे आंसर में कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट एनर्जी देनी होती है, जिसके कारण इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। समझ में आया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। वाई एल्यूमिनियम इज प्रिफर्ड टू मेक यूटेंसिल्स। ये वाला क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से नहीं लिया। इसमें आपसे ये पूछा है कि यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन, तो बर्तन बनाने के लिए एल्यूमिनियम मेटल को क्यों प्रीफर किया जाता है, इसका आपको सिंपली आंसर करना है। तो बेटा इसका आंसर हम यूं डिजाइन कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है एक लेस रिएक्टिव मेटल है। एल्यूमिनियम being a less reactive metal does not reacts with food items, so we prefer so we prefer to make them utensil। कि एल्यूमिनियम जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल कंसीडर किया जाता है और वो फूड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। साथ ही साथ इस आंसर में हम एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। तो जब आप यूटेंसिल्स को मतलब बर्तन में जब आप कुछ भी खाना वाना जब बनाओगे तो जब आप उसको हीट करोगे तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट भी करेगा, एल्यूमिनियम बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हीटिंग वाली सेंस में भी अच्छा है और नॉट रिएक्टिव, इतना ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है। तो इन दो कारणों से हम एल्यूमिनियम को प्रीफर करते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए। आ रहा है समझ में। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इनके आंसर हमें रिटर्न में चाहिए, मतलब आप बोल तो रहे हो पर हम लिख नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, तो बेटा कुछ भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवाऊंगा और जितने भी मैंने करवा दिए इन सभी के रिटर्न के अंदर आंसर भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ में ये पूरे क्लास के नोट्स भी आपको मिलेंगे। अभी बीच में मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स को और इनके सॉल्यूशंस को आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे एक्सेस करना है, ठीक है, उसकी आप चिंता मत करो। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें आपसे अगेन पूछा है गिव रीजन के अंदर फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एन अलॉय ऑफ आयरन। देखो अच्छा क्वेश्चन है। यहां आपसे पूछा कि जो कॉपर है उसे हम हॉट वाटर टैंक्स बनाने के अंदर यूज में लेते हैं, स्टील को यूज में नहीं लेते। अब स्टील भी तो अपने आप में एक नॉन रिएक्टिव मेटल ही है, बट स्टील को हम यूज में नहीं ले रहे जबकि कॉपर को हम यूज में ले रहे हैं, ऐसा क्यों। और हॉट वाटर टैंक इन द सेंस आप बॉयलर्स समझ सकते हो। यहाँ पर बॉयलर्स जो होते हैं, बॉयलर्स का अंदर मतलब पानी गर्म किया जाता है और स्टीम बनाई जाती है। अब बॉयलर्स बनाने में या हॉट वाटर टैंक बनाने में हम स्टील को बेटा इसलिए यूज में नहीं लेते क्योंकि स्टील जो होता है वो स्टीम के साथ में रिएक्टिव है। कोल्ड वाटर के साथ स्टीम, कोल्ड वाटर के अंदर स्टील के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नॉर्मल वाटर के अंदर भी स्टील के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट वाटर जब हॉट हो जाता है तो स्टील हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो तब थोड़ी सिचुएशन गलत हो जाती है। इसलिए हम स्टील को प्रीफर नहीं करते हॉट वाटर टैंक्स बनाने में। जबकि कॉपर जो है वो तो रिएक्शन करता ही नहीं है हॉट वाटर से, तो कॉपर को हम जो है यूज में लेते हैं हॉट वाटर टैंक बनाने की रेदर देन स्टील। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, एनसीईआरटी का ही है ये वाला क्वेश्चन, भी एनसीईआरटी का ही है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड की, व्हाई टर्निस्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद लेमन एंड टैमराइंड जूस।
अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आपका जो कॉपर है, जब वो कॉपर वेसल जब टर्निश्ड हो जाते हैं, मतलब जब वो कोरोड हो जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए हम लेमन और टैमराइंड जूस वगैरह का यूज में लेते हैं, ऐसा क्यों? तो बेटा इसमें आप दो चीजों को सीखोगे। देखो सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि जो लेमन है, जो आपका टैमराइंड जूस है, ये दोनों एसिडिक नेचर के हैं। तो कहीं हम एसिड को रिकमेंड कर रहे हैं कॉपर वेसल्स को क्लीन करने के लिए। अब इसमें लॉजिक ये होता है कि जब कॉपर टर्निश्ड होता है तो वो कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर अपने ऊपर बना लेता है, और जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है वो बेसिक नेचर की होती है। अब यहाँ हमें रिक्वायरमेंट है कि उस बेसिक नेचर की कॉपर कार्बोनेट की लेयर को हटाया जाए, और वो हटाने का काम करता है एसिड। तो हमें कोई ना कोई एसिड की रिक्वायरमेंट होती है उस बेसिक कार्बोनेट लेयर को हटाने के लिए। तो हम ये आंसर लिख सकते हैं कि जो हमारे लेमन है, जो हमारा टैमराइंड है, इनके अंदर क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो एसिड रिएक्ट करते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर्स के साथ में और उसको आसानी से रिमूव कर देते हैं बाय द एक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से हम कॉपर वेसल को साफ कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आपको आया होगा समझ में। और फिर मैं वही बात बोलूंगा कि आपको चिंता नहीं करनी है, आंसर पूरे रिटर्न फॉर्मेट के अंदर टू द पॉइंट मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, तो उसको आप आसानी से डाउनलोड करके अच्छे से संभाल करके रख के याद भी कर सकते हो। चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, जिसमें आपसे पूछा है कि वाई हाइड्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये वाला क्वेश्चन भी शायद आपने थोड़ा सा नया देखा होगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि एक हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, जिसमें क्या होता है, मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग लिस्ट किया जाता है। सबसे ऊपर उन मेटल्स को रखा जाता है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं, मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है, और एट द एंड उन मेटल्स को रखा जाता है जो सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को सबसे एंड में रखा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, ऐसे। और सबसे टॉप पर रखेंगे हम पोटेशियम को, सोडियम को, इनको। अब इस पूरी लिस्ट में हाइड्रोजन का क्या काम है? अब ये कहना ये चाह रहा है कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज हमने मेटल्स के लिए बनाई, उसमें हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी को लिस्ट आउट किया, तो उसमें हाइड्रोजन क्यों बीच में रखा गया? क्योंकि हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है। तो बीइंग ए नॉन मेटल व्हाई हाइड्रोजन इज देयर, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होते हुए वहां पर क्यों है? तो बेटा इसका थोड़ा सा आंसर आप इस तरीके से सुनना कि जो हाइड्रोजन है ये अपने आप में पूरे पीरियोडिक टेबल का एक्सेप्शन है। जब आप थोड़ा सा मतलब आप 11th या 11th में जाओगे, केमिस्ट्री लोगे, तो उसमें आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ पाओगे। एक हमारे चैप्टर चला करता था 10th के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो अब हटा दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर से। अगर वो चैप्टर आज भी होता तो इसका आंसर आप कर पाते कि जो हाइड्रोजन होता है बेटा, उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इतना तो आप जानते ही हो। अब ये जो हाइड्रोजन है ये स्टेबल बनने के लिए दो काम कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करके स्टेबल बन सकता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके भी स्टेबल बन सकता है। यानी कि ये दोनों काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। इसीलिए ये जो हाइड्रोजन है ये डुअल प्रॉपर्टीज शो करता है। कौन कौन सी डुअल प्रॉपर्टीज? एक मेटल की, एक नॉन मेटल की। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टीज जनरली मेटल शो करते हैं, इसीलिए इसको वहां पर रखा जाता है, कंसिडरिंग दैट हाइड्रोजन लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड मेक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो तब जाकर के इसको वहां पर रखा गया है। उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्लास का कंसेप्ट है, लेवल हाई है, बट इसका जो है रिटर्न में जब आप आंसर पढ़ोगे तो शायद आपका और भी क्लियर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ये वाला जो मतलब क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन मैंने खुद से ही बनाया है ये क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करने की खुद से कोशिश करो, और जब आंसर ना आए तो फिर कंटिन्यू करके मुझे देखना। मैं काउंटडाउन शुरू करता हूं 5 सेकंड का। 5 4 3 2 1 एंड 0। चलिए अब मैं समझाता हूं। देखो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जो डायमंड है
और जो ग्रेफाइट है, ये दोनों ही एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप है। बट ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन अ सेल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डायमंड इज नॉट। यहां पर आपको ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि डायमंड और ग्रेफाइट, क्योंकि दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स है, बट ग्रेफाइट को हम सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोड बनाने के काम में लेते हैं, जबकि डायमंड को हम यूज में नहीं लेते, ऐसा क्यों? अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर डायमंड का तो कॉस्ट इतना ज्यादा होता है, ग्रेफाइट बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो अगर हम डायमंड की इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे तो सेल्स काफी महंगे हो जाएंगे, कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बेटा ये लॉजिक इसमें आपको नहीं लगाना है। इसका एक्चुअल साइंटिफिक लॉजिक ये होगा कि जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर पाता। डायमंड जो है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंसेप्ट यही है कि दोनों ही जब कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, तो ऐसा भी क्या हुआ दोनों में कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर कहलाया, जबकि डायमंड एक पुअर कंडक्टर कहलाया। डिफरेंस किस चीज का है? तो इसमें बेटा डिफरेंस ये होता है कि जब हम इनकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन की एक जो बॉन्ड होता है वो फ्री होता है, जहां पर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। क्या अवेलेबल हो जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि डायमंड की जब स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक भी फ्री आयन अवेलेबल नहीं होता। तो फ्री आयंस जब अवेलेबल नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा? तो डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते ड्यू टू देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, जबकि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के अंदर फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हमें इलेक्ट्रोड्स बनाने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम ग्रेफाइट को प्रीफर करते हैं ओवर द डायमंड, डायमंड की बजाय। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन और ये आंसर आपको समझ में आया होगा कि डायमंड और ग्रेफाइट में किस चीज का डिफरेंस है, जिसके कारण ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स में यूज में ले रहे हैं जबकि डायमंड को नहीं ले रहे। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि आयरन एंड एल्यूमिनियम बोथ आर मेटल्स, कि आयरन और एल्यूमिनियम दोनों ही मेटल है, बट आयरन गेट्स रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर बट एल्यूमिनियम डज नॉट। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि आयरन और एल्यूमिनियम दोनों ही मेटल है, बट आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रस्टेड हो जाता है, जबकि एल्यूमिनियम मॉइस्चर में कांटेक्ट आने से रस्टेड नहीं होता, ऐसा क्यों है? तो बेटा इसका आंसर ये सुनना कि जो एल्यूमिनियम होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में पहले से ही रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर खुद के ऊपर डिपॉजिट कर लेता है। फिर से सुनना, मैंने क्या कहा कि ये क्या करता है, जो ये जो आपका, एक सेकेंड, ये जो आपका एल्यूमिनियम है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्शन करके और पहले ही एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर खुद के ऊपर डिपॉजिट कर लेता है, और वो जो लेयर होती है वो इसको फर्दर ऑक्सीडेशन और फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट करती है, जिसके कारण जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर रस्ट नहीं लग पाती। अब आयरन जो है ऐसी कोई भी ऑक्साइड की लेयर खुद पर फॉर्म नहीं कर पाता, जिसके कारण वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रस्टेड हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि जो एल्यूमिनियम है वो क्या करता है, एक ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर लेता है खुद के ऊपर, जिसके कारण वो रस्टेड होने से बच जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें आपको पूछा है अगेन वही है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि व्हाई आयोनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। मैंने कहा था कि आयोनिक कंपाउंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे मैंने एक और क्वेश्चन इंक्लूड करा है जिसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते। उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर तो शायद आप लोगों को आता है। और आयोनिक कंपाउंड के थोड़े से अंदर मैं बता देता हूं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि वो सॉलिड स्टेट में जब होंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे, पर जब वो लिक्विड या फिर वो मोल्टन स्टेट में जब होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब आपको रीजन यही बताना है कि भाई सॉलिड स्टेट में ऐसा क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहे, जबकि मोल्टन और लिक्विड स्टेट में वही कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बन जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है इनमें? तो इसमें आपको बेटा आंसर इस तरीके से लिखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वहां पर फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते। तो सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस जब अवेलेबल नहीं होंगे मूव करने के लिए तो कंडक्शन
हो नहीं पाएगा। जबकि जब वो लिक्विड या मोल्टन स्टेट में आते हैं तो काफी सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जिसके कारण कुछ फ्री आयंस जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि आगे चलकर उन्हें कंडक्टिव बनाते हैं। तो इसका मेन जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें आपसे पूछा है कि वाई ज्वेलरीज आर नॉट फॉर्म्ड विद 24 कैरेट गोल्ड। पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता, पर आज के बाद ध्यान रखना कि जितने भी जो आपकी ज्वेलरीज वगैरह आती है गोल्ड की, वो कभी भी प्योर गोल्ड से नहीं बनाई जाती। मतलब 24 कैरेट गोल्ड कभी भी ज्वेलरी बनाने में यूज में नहीं होता। उनके केवल बिस्किट्स बनाए जाते हैं या ब्रिक्स बनाई जाती है गोल्ड की। अब आपसे पूछा यही है कि भाई 24 कैरेट गोल्ड के ज्वेलरीज क्यों नहीं बनाई जाती। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है कि जो हमारा प्योर गोल्ड होता है, यानी कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, वो बेटा हाईली मैलिएबल, सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है। वो इतना सॉफ्ट होता है कि जब आप उसकी ज्वेलरी बनाओगे तो बनाने के बाद में अगर मान लो उसके ऊपर आपने थोड़ा भी फोर्स लगा दिया तो वो ज्वेलरी मोल्ड हो जाएगी, वो अपनी शेप में रह नहीं पाएगी, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसका रीजन यही है कि जो प्योर गोल्ड है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मैलिएबल है एंड डक्टाइल है, जिसके कारण उसकी एक परमानेंट शेप की ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। अब आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि फिर क्या किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। तो इसमें क्या करा जाता है, सिल्वर की थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज ऐड करी जाती है, जिसके कारण वो बन जाता है 22 कैरेट या फिर 20 कैरेट। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में जब आप जाओगे तो 22 कैरेट गोल्ड तक की ज्वेलरी आपको अवेलेबल होगी, क्योंकि 2% उसमें क्या होगा, इंप्योरिटी मिक्स करी जाती है। इंप्योरिटी के तौर पर बेसिकली सिल्वर जो है जनरली वो मिक्स किया जाता है उसके अंदर। तो वो सिल्वर क्या करता है, उसे थोड़ा सा हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण फिर उसकी ज्वेलरी बनाई जा सके। तो ये इसका आंसर था। अब थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। वाई आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो यहां आपको क्या कह रहा है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में उनको डिसॉल्व किया जा सकता है। बट जब बात होती है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आयोनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल नहीं होते, वो इनसॉल्युबल रह जाते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो इसका कारण आप ये देखोगे कि जो वाटर है और जो आयनिक कंपाउंड है बेटा, उन दोनों का ही नेचर पोलर है। और पोलर पोलर जब मिलते हैं तो वो आसानी से एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। जबकि हम आयोनिक ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का जो नेचर होता है वो होता है नॉन पोलर। अब जब एक नॉन पोलर एक पोलर के साथ जाएगा तो वो डिसॉल्व हो नहीं पाएगा। तो इसमें हमें आंसर लिखना है कि ये देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, देखो इसके इस तरीके से आपको आंसर लिखे हुए मिलेंगे, टू द पॉइंट आंसर लिखे हुए मिलेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आप देखोगे हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें आपको पूछा था कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो सोल्यूबल है वाटर में जबकि इनसोल्यूबल है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो देखो इसका आंसर क्या लिखा है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर एंड स्टेबलाइज द आयंस बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर। यही मैं आपको पहले समझा रहा था कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है वो नॉन पोलर है, तो वो क्या करते हैं, वो स्टेबलाइज नहीं कर पाते आयंस को, जिसके कारण वो डिसॉल्व नहीं हो पाते। जबकि वाटर को हम जब देखेंगे तो वाटर का नेचर है पोलर, और पोलर नेचर होने के कारण ये क्या करेगा, आयनिक कंपाउंड के जो आयंस निकलेंगे उनको ये स्टेबलाइज कर देगा, अपने अंदर अच्छे से डिसॉल्व कर लेगा। तो उम्मीद करता हूं कि फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और वीडियो जो है आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, लेवल के क्वेश्चन लग रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, और वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है। अब करते हैं बात सिक्स्थ क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मैंने फिर असर्शन रीजन से लिया। तो असर्शन में देखो आपको दे रखा है कि आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये बात अभी मैंने बताई भी थी और ये बात बिल्कुल ठीक भी है, ट्रू है स्टेटमेंट, कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। इसका रीजन ये बता रखा है कि आयंस इन द सॉलिड स्टेट आर हेल्ड टुगेदर एंड आर नॉट फ्री टू मूव। इसमें रीजन ये बता रखा है कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं, जिसके कारण वो फ्री टू मूव, मतलब वो मूव नहीं कर पाते। और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कोई फ्री आयंस हमें नहीं मिलता। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल बेटा ट्रू है कि कारण यही होता है कि जो आयंस होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, वो फ्री टू मूव नहीं होते, जिसके कारण वो कंडक्ट नहीं करते। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है,
और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बात 7th क्वेश्चन की। तो इसमें आपको असर्शन के अंदर ये पूछ रखा है कि मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फायरवर्क। फायरवर्क का मतलब जो क्रैकर्स वगैरह दिवाली के ऊपर अपन जो जलाते हैं उनके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम का यूज होता है। और रीजन में आपको ये दे रखा है कि मैग्नीशियम बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, क्योंकि मैग्नीशियम डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, इसलिए उनको फायरवर्क्स के अंदर यूज में लेते हैं। तो बेटा यहां पर एक बार आप खुद से सोचो क्या होगा, बताओ। हिंट मैं आपको ये दे सकता हूं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। एक्टिविटी 1.1 चैप्टर फर्स्ट की, उसमें आपने देखा होगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में बता रखा था, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही होती है, यानी कि जब मैग्नीशियम बर्न हो रहा होता है, तो वो एक वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होता है। ठीक है, तो नीचे वाला स्टेटमेंट भी ठीक है और ऊपर वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है और मैग्नी जो असर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नीचे रीजन में दे रखा है। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा कि मैग्नीशियम को हम फायरवर्क में भी यूज में लेते हैं, और इसीलिए यूज में लेते हैं क्योंकि जब मैग्नीशियम जलेगा तो वो आपको डैजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, इसमें आपसे पूछा है कि मेटल्स आर सोनोरस। जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस वाली प्रॉपर्टी शायद आपको याद आ रही होगी। सोनोरस का मतलब होता है कि जब किसी मेटल को हिट किया जाता है तो वो रैंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रैंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो वाली प्रॉपर्टी होती है आपका सोनोरस। अब नीचे आपका इसका रीजन ये बता रखा है कि मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक ड्यू टू देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना कि देखो, आपका असर्शन बिल्कुल ठीक है कि मेटल सोनोरस होते हैं, और रीजन में भी ये बात दे रखी है कि मेटल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं इसलिए वो सोनोरस होते हैं। बट इसका जो आगे वाला जो स्टेटमेंट का पार्ट है ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, कि इसमें ये बता रखा है कि वो रैंगिंग साउंड इसलिए प्रोड्यूस कर पाते हैं क्योंकि उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। वो साउंड प्रोड्यूस होती है उनके लैटिस में जो अरेंजमेंट उनका होता है पार्टिकल्स का, उनके वाइब्रेशन के कारण वो साउंड आती है। तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होने का मेन कारण होता है वाइब्रेशन, ना कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो ये वाली बात जो है ऑप्शन बी में लिखी हुई है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वैसे इसका आंसर नीचे लिखा हुआ भी था। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके सवाल थे। और अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे के सारे सवाल जो मैंने आपको क्लास में करवाए, इस पूरी क्लास की पीडीएफ जो फाइल है विद सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगी। तो देख रहे हो आप सामने टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है STC सीकर। टेलीग्राम पर जाकर के इस नाम को जब आप सर्च करोगे तो प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल पिक्चर आप यहाँ से मैच कर लेना, इस तरीके की कुछ प्रोफाइल पिक्चर आपको मिलेगी। तो इस प्रोफाइल पिक्चर पे जाने के बाद में टेलीग्राम ओपन करने के बाद में आपको जो जितनी भी मैं क्लास कंडक्ट करवाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, उन सभी के आपको पीडीएफ फाइल्स वहां पर मिलेगी। तो थोड़ा सा आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। आपको हेडिंग मिलेगी CBQ3, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 3, इस टाइप की जो है हेडिंग मिलेगी। उस वाली फाइल को आप डाउनलोड करके जब देखोगे तो उसमें इसी क्लास की पूरी पीडीएफ होगी और विद सॉल्यूशन होगी। और इससे पहले जो 2 क्लासेस मैंने करवा दी है उनकी भी पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, और उनके पूरे वीडियोस भी अवेलेबल है। आप जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इसी वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे लिंक मैंने दे रखे हैं। तो जिन बच्चों को देखनी है वो वीडियोस चैप्टर 1 की और चैप्टर 2 की, एक बार मैं कहूंगा कि बेटा जरूर जरूर उनको देखना, क्योंकि उनके अंदर भी मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है लाइक जरूर करोगे वीडियो को। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ये जरूर मेंशन करना कि सर 4th 5th चैप्टर की भी वीडियोस लेकर के आओ। ठीक है, और जो प्रीवियस क्लास वाली वीडियोस जब आप देखोगे तो उनके अंदर भी आप कमेंट करना कि आपको कंटेंट जो है वो कैसा लगा। तो उम्मीद करता हूं और इसी आशा के साथ मैं साइन आउट होता हूं। मिलता हूं आपको एक और नई क्लास के अंदर, एक और नए वीडियो में, नए किसी टॉपिक के साथ।